92.7 बिग एफएम। मैं कहती हूँ बचपन से हम सब ने इनकी फिल्में देखी हैं, हम सब इनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के। भारत एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिल में जज्बातों का लहर उठाती है। भारत हमारा देश डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, अलग अलग भाषाएं, संस्कृति और लोग, और साथ ही साथ इस शब्द, इस नाम से एक शख्स की पहचान हम सब के दिलों में एक बहुत ही यादगार जगह बनाई हुई है। ये शख्स वो है जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए पेट्रियोटिज्म को एक नया रूप दिया है। इनकी फिल्मों में देशभक्ति को दर्शाया जाता इमोशन भरे डायलॉग्स और बेहतरीन कैमरा वर्क से इनकी फिल्मों का म्यूजिक आज तक हमारे कानों में गूंजता है। शायद अब तक समझ ही गए होंगे कि मेरे आज के खास मेहमान कौन है, जिनको फिल्मों में हम भारत के नाम से पहचानते हैं। द लेजेंडरी सुपरस्टार पद्मश्री मनोज कुमार। इतनी तारीफ कर दी तुमने, धन्यवाद किन शब्दों में करूं। तुमने कहा कि हमने बचपन से, छोटेपन से पिक्चरें देखी हैं। हाँ जी। मैं अगर तुम्हें दुरुस्त करूं तो तुमने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने बचपन में मेरी तस्वीरें देखी होंगी। नहीं, मैंने भी देखी है, क्योंकि उन दिनों हम लोग थिएटर्स में कम जाते थे ना, वीडियो कैसेट्स का जमाना हुआ करता था। और हमारे घर में एक ट्रेंड था कि फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड पे जो वीडियो कैसेट प्लेयर होता था वो हायर पे लाते थे, रेंट पे जी। और बहुत सारे पिक्चरें लेके आते थे और बैक टू बैक देखते थे। फिल्मों के जरिए पार्टीशन और कम्युनल राइट्स को हमने बहुत पास से महसूस किया है, पर जब एक मासूम बच्चा अपना बचपन उस दहशत भरे माहौल में बिताता है तो उसके मन में जो तस्वीरें घर बना लेती है जो कभी न मिट सकती है। मनोज कुमार जी अबोटाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उनकी जिंदगी के पन्नों में कुछ पन्ने ऐसे नासूर बन के रह गए जो कभी न मिटे। लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आए तो हम 1 घंटा 2 घंटे के लिए साइकिल भी रेंट पे लेते थे। उस माहौल में बड़े हुए जहाँ पार्टीशन हुआ, जहाँ बहुत सारा ब्लडशेड देखा लोगों में, जो पहले शायद आप लोग जिनके नेबर्स हुआ करते थे वही ओवरनाइट आपके दुश्मन बन गए। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपनी रोटियां तापने के लिए, सेकने के लिए बेचारी पब्लिक को इस तरह उकसाते हैं को इंसानियत और आदमियत से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर वो ऐसा लगता है कि वो एक शैतान के कब्जे में है और शैतान उनसे जो करवाता है वो करते हैं। इंसान वही होते हैं। फिर कुछ वक्त अपनी चाल चल जाता है और खून की नदियाँ बह गई, लाखों लाखों इंसानों का कत्लेआम हुआ और बहुत भयानक तरीके से हुआ। लाहौर के उस पार लाहौर में, यहाँ यूपी में भी हुआ और कई शहरों में हुआ। तो जो कत्ल किए गए वो बेगुनाह थे। जो सियासतदान थे या लुटेरे, चोर, डाकू थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया। यहाँ किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, वहाँ किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया। वो वक्त जो था बड़ा भयानक था इंसानियत के ऊपर। वक्त एक शैतान बन के छाया हुआ था और वक्त के आगे कुछ नहीं चलता। इंसान वो जो पिछली कड़वाहट को जितना हो सके भुला के आगे बढ़े, और ये नहीं कि किसी एक जाति के आदमी ने आपके साथ बुराई की हो तो आप उस जाति के सारे लोगों से नफरत करने लगो। तो हमदर्दी, दोस्ती, भाईचारा, यही एक असली जीने का ढंग है। कैसे कहूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे को किस सांचे में ढाला कि मेरे यहाँ, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कभी कुछ नहीं आया। जहाँ तक आप हिंदुस्तानी हैं, जहाँ तक आप इंसानियत का मज़हब रखते हैं, मैं आपका नमन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपको सत श्री अकाल बोलता हूँ। कुछ और पुरानी बातों का जिक्र कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। लाखों परिवार अपना बसा बसाया घर छोड़ के पाकिस्तान से भारत आ गए, पर यहाँ माहौल बहुत ही दर्दनाक था। रेफ्यूजी कैंप्स में इतने लोगों को बसाना आसान नहीं था। कहीं छत मिला
तो कहीं खाना कम पड़ गया। सफाई नहीं, हजारों के तादाद में बीमार और अपाहिज लोग और उनके बीच में आ गए भारत के नाम को मशहूर करने के लिए वो शख्स, मनोज कुमार। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। उन दिनों ओवरनाइट फैमिलीज पूरी तरह से अपना घर बार छोड़ के इंडिया उनको आना पड़ता था। तो वो जो रिफ्यूजी कैंप का माहौल था, वहाँ ना रहने का ठिकाना, ना खाने पीने का ठिकाना, कपड़ों का नहीं, तो बहुत मुश्किल हुए होंगे वो दिन। नसीबा कहाँ से कहाँ ले जाए कोई भरोसा नहीं। लाशों में से गुजर के आए, रिफ्यूजी कैंप में रहे जहाँ बाथरूम भी अपने नहीं थे। एक गंदे नाले के करीब जाना पड़ता था, उसमें लाशों को बहते देखना। 2 मील जाओ तो कहीं से दूध मिलता था, 4 मील जाओ तो वहाँ से आटा पिसवा के लाना। इस तरफ माँ बीमार है 30,000 हॉस्पिटल में, वहाँ जाओ तो 4 मील। 10 साल की उम्र में मैंने बहुत साइकिल चलाया, बहुत कुछ देखा। पिताजी स्टेशन से स्टेशन भागते थे अपने माँ बाप की और दूसरे रिश्तेदारों की खोज में। भयानक भयानक समय था। खैर, जो बीती सो बीत गई, लेकिन कहीं दिल में, कहीं आत्मा में उसने लहूलुहान करके कुछ टुकड़ा छोड़ दिया। दिमाग शायद उसको भूल भी जाए, लेकिन जहाँ आत्मा छलनी हो जाती है वो जख्म भरते नहीं। फिल्में आपने देशभक्ति पर बनाए, उनमें सब में आपने कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रियल लाइफ पे आपने दर्शाया है। मेरा ख्याल हर इंसान जो फिल्में लिखता है, बनाता है, उसमें कुछ उसका अपना जीवन आ ही जाता है, या उसकी माँ का या बहन का, घरेलू किस्से आ ही जाते हैं। और जब आदमी दिल से लिखता तो जो उसकी आत्मा में रचा हो वो वही लिखता है, जो महसूस किया। वो कलम तो नाम की होती है, हमने वो जो भी लिखा दिल से लिखा, दिल की कलम से। तो जाहिर है उसमें जो भावनाएं अंदर हैं वो कागज़ पे उतर के आई, कागज़ से उतर के आई, फिर नेगेटिव पे आ गई। शुरुआती दिनों में एज अ घोस्ट राइटर, जिसे बेनाम राइटर कहते हैं, बहुत शुरू के दिनों में, बाद में भी मैंने जो फिल्में की, पहले वो पत्थर के सनम थी, वो कौन थी, गुमनाम थी, पहचान थी, बेईमान थी, 10 नंबरी थी, सन्यासी थी, 2 बदन थी, लिखी। कुछ को इंडस्ट्री जानती है, मीडिया में भी आ चुका है कि मुझे डायरेक्ट भी करनी पड़ी, लेकिन मैंने दबाव से नहीं किया काम, उनकी रिक्वेस्ट से किया। लेकिन मैंने उसके ना दाम लिए ना नाम लिया। तो ऐसा क्यों? वजह था कि ये काम अच्छा हो, और क्या है। वहाँ से राइटिंग से अपने एक्टिंग की तरफ आपने कैसे, क्योंकि मुझे पता है आप दिलीप कुमार साहब के बड़े फैन हुआ करते थे। दिलीप साहब का फैन कौन नहीं है, हम राज कपूर साहब के भी फैन हैं, हम देवानंद साहब के भी फैन रहे हैं, हम गुरुदत्त साहब के भी फैन हैं, हम वी शांताराम साहब के भी फैन हैं। सब कुछ किसी ना किसी से कोई ना कोई गुण प्राप्त किया है। आप क्या बहुत फॉरेन फिल्म्स देखते थे? मैंने जो लिखा वो किसी किताब से चुरा के नहीं लिखा। मैंने जो शॉट लिया वो अच्छा था या बुरा था, वो मनोज कुमार का अपना शॉट था, और मैं घर से प्रिपेयर होकर नहीं जाता था। मैं सीन को ओबे करता था कि सीन की ये डिमांड है, तो कैमरा अपने आप रखा जाता है। कैमरा मैंने चलाया नहीं, कैमरा अपने आप फिर चलता है। और वो ये तब की बात नहीं है, आज के भी टेक्नीशियन ये कहते हैं कि साहब ये शॉट आपने कैसे लिया, ये शॉट। मैंने कहा भाई मैं तो भूल गया हूँ। एक मुझे याद है, आपकी एक फिल्म है, सिगरेट की छल्लियाँ उड़ती है और उसके बीच में से आपने हीरोइन की शक्ल दिखाई है, आपको याद है? मैंने क्लर्क में चप्पल के सुराख छेदने से रेखा जी को दिखाया था। हाँ, करेक्ट। ये बिक गई है, इसकी औकात यही है कि चप्पल के थ्रू। क्लर्क में अच्छे सीन थे, क्लर्क का क्लाइमेक्स बहुत खराब था। आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट मॉडेस्ट पीपल टू से कि क्लाइमेक्स खराब था। जनरली आर्टिफिशियल था। कोई डायरेक्टर या नहीं,
मुझे अपनी फिल्मों की अच्छाई नहीं पता, बुराई ज़रूर पता है और मैं बुराई बताने से भागता नहीं हूँ। आपने जैसे रोटी कपड़ा और मकान में वो जब आई थिंक रेप सीन है ना उसमें, मौसमी चैटर्जी का, यस, उन्होंने मुझे ये बात बताया भी था जो वो आटे के उसमें से है। मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो आटा मेरे ऊपर गिरता और मैं मेरे मुंह के अंदर चला जाता था तो वो एक सिंबॉलिक था। हाँ। उसमें हमने ना कोई अंग दिखाया ना कुछ दिखाया कि हमारा आज का समाज जो है ये दाल रोटी की वजह से इसका बलात्कार हो रहा है, एक सिंबॉलिक था। या बट इट वाज इन टुडेज टाइम इफ समबडी हैज टू पिक्चराइज समथिंग लाइक सो सेंसिटिव, उसको बहुत ड्रामेटाइज किया जाता है, उसको सेंशलाइज किया जाता है। आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया था उसको। आर्ट है और आर्ट में एस्थेटिक होना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हॉल में माँ, बेटी, बहन, भाई, पिता सब बैठ के पिक्चर देखते हैं, तो ऐसी वाहियात किस्म से सीन मत डालो कि वो परिवार साथ ना देख सके। और फिर हमारे समाज में एक पर्दादारी भी है, उस पर्दादारी को भी कायम रखना होता है। मनोज कुमार की फिल्मों में हर एक्ट्रेस, चाहे वो हेमा मालिनी हो, जीनत अमान हो या फिर आशा पारेख, सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी है, पर कभी भी कोई कंट्रोवर्सी या लिंकअप्स नहीं हुए। आपकी इतनी सारी रोमांटिक फिल्म्स आई हैं, बट एट द सेम टाइम आपने अपने हीरोइंस के साथ हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। दे हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन योर कंपनी एंड वेरी सिक्योर्ड। नहीं, मेरी कंपनी में तो मेरे विलन भी बड़े सिक्योर्ड फील करते थे। बात ये थी कि उपकार के बाद जो फिल्में बनी उसमें एक करेक्टर जो भारत का बन गया या लोगों ने बना दिया, वो सीरियस बात करता है, समाज की जिम्मेदारियों की, देश की, मिट्टी की। अगर वो एक सीन में हीरोइन को टांग से उठा के हाथ से पकड़ के स्विमिंग पूल में या तालाब में डाले, चपक चपक के गाने गाए और फिर ऐसी सीरियस बात करे तो कौन सीरियसली लेगा। तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था रोमांटिक सीन क्रिएट करना। वो मुश्किल जो थी उससे वो सीन अच्छे बनते थे। कभी ऐसे नहीं लगा कि अब मैं इतने सारे रोल्स में कर चुका हूँ एज भारत, मनोज कुमार द एक्टर बिसाइड्स भारत वाज गेटिंग लॉस्ट समवेयर? मेरा पहला कर्तव्य था कि लोगों ने जो मनोज कुमार को भारत बनाया, मैं उसको नीलाम ना करूं किसी भी कीमत पे। मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको उसकी दुकानदारी नहीं की। मुझे याद है मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा था तो रेलवे स्टाफ मेरे पीछे पड़ गया था कि आप बेईमान जैसी फिल्मों में काम क्यों करते हैं। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी हिट है। नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, आप पूजने हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ऐसा होता है। पहले की फिल्में थी, मनोज कुमार भारत नहीं था, गले भी लगाया, सीने से भी लिपटे, बारिश में भी भीगे, अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन जिसको आप लोग रोमांटिक समझते वो किए। जो नहीं किए, जहाँ हाथ नहीं लगाया, वो भी उतने प्यारे हैं लोगों को सीन, वो सीन बल्कि ज़्यादा याद है। फिल्म मेकिंग स्टाइल, स्टोरी टेलिंग स्टाइल, सब कुछ बहुत अलग हो चुका है। डू यू मिस द अर्लियर काइंड ऑफ मूवीज दैट वी यूज्ड टू हैव? देखिए बात ये है, उस वक्त समाज भी कुछ और था। तो आज के जो नौजवान हैं, फिल्म बनाने वाले या लिखने वाले, वो आज के समाज की देन है। हमारी जो विचारधारा है, जो एक दायरा है जिसको हम कहें कि हमारा बागीचा है, हमारा इतना एरिया, हम इसमें काम करते हैं, वहाँ महसूस होता है कि अब प्लास्टिक के पेड़ लग गए हैं, पानी देने के लिए माली नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। बिसाइड्स नाइस स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस, सबसे एक और चीज जो बहुत खूबसूरत हुआ करता था वो था म्यूजिक। प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि मुझे कान अच्छे दिए, मुझे अच्छा म्यूजिक समझ आ जाता है। माँ मेरी गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, मैंने भी बचपन में स्कूल में बांसुरी सीखी थी, लेकिन उस्ताद जी ने, मास्टर जी ने
कसम दिलवाई थी कि इस पे फिल्मी गाना अभी नहीं गाना। तो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरी बात बहुत मानी और मुझे अच्छे से अच्छा काम करके दिया। आजकल की पिक्चरें देखते हैं? देखता हूँ। पसंदीदा फिल्म हो या डायरेक्टर, एक्टर? बात यह है कि मैं कोई मीडिया का आदमी नहीं हूँ जिसने रिव्यू लिखना होगा इसमें क्या अच्छा है या क्या बुरा है। मेरे को कोई फिल्म बुरी नहीं लगती। मुझे किसी में कटिंग अच्छी लगती है, किसी में लाइटिंग अच्छी लगती है, किसी में बैकग्राउंड म्यूजिक का पीस अच्छा लगता है, किसी में साइलेंस क्रिएट की अच्छा लगता है। तो मैं तो गुण चुनता हूँ, मैं अवगुण नहीं चुनता। 4 स्टार 3 स्टार 1.5 स्टार देने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो अपना एंजॉय करता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा था, ये लाइटिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ म्यूजिक पीस बहुत अच्छा आया, ये कटिंग अच्छी थी, यहाँ शॉट अच्छा आया। कभी नहीं लगता कि अब मैं एक अच्छी सी फिल्म बनाऊं, क्योंकि बहुत साल हो गए? सबको मालूम है कि मैं कमर की दर्द का मारा हुआ। दूसरा ये कि वातावरण चेंज हो गया और दूसरा मनोज कुमार के साथ पास जो सब कुछ था ना, बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एसेट, वो था एक्टर मनोज कुमार। आज मैं किसके दर पे जाऊं, किसको बोलूं भैया काम करो। आप अगर एक बार किसी को बोलेंगे सब आपके पास आएंगे। आप भूल रही हैं जमाना बदल गया है। जमाना कितना भी बदले आप वही है, आपका दर्जा वही है, आपको आज भी लोग उतनी ही इज्जत से देखते हैं। अगर आप किसी को फोन करके कहें कि मुझे फिल्म बनानी है, आई एम श्योर जो सेंसिबल लोग होंगे वो जरूर आपकी पिक्चर करेंगे। आजकल लोग बहुत सेंसिबल हैं, इसीलिए वो अपनी फिल्में बना रहे हैं। बाकी ये आपका वहम है, किसी को भी फ़ोन कर दें। आजकल कोई नहीं जानता पहचानता, ये सब कहने की बातें हैं। दूसरा ये, पहले हमारी इंडस्ट्री ख़राब हुई कुछ म्यूज़िक कंपनियों की वजह से। अब आ गए कॉर्पोरेट। तो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने कहा साहब हमारे लिए फिल्म बनाइए। मैंने कहा और तो मुझे कुछ आता नहीं। साहब आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मैं कहा जी क्षमा कीजिए, ख़राब भी हो सकती है। आपका म्यूज़िक इमॉर्टल होता है। मैं कहा जी म्यूज़िक डायरेक्टर ख़राब भी दे सकता है। अच्छा आप स्टार कौन कौन से पहचान के हैं? मैंने कहा जी एक राम मोहन एक्टर है, एक प्रेम चोपड़ा साहब है, बस वो इधर उधर देखने लग गए। और आजकल पहले इज्जत होती थी राइटर की, डायरेक्टर की। आजकल पता नहीं लगता डायरेक्टर कौन है, ये पता लगता है स्टार कौन है। अगर अच्छी फिल्में बन रही हैं या बुरी बन रही हैं, उसके जिम्मेदार स्टार्स हैं। जो इंडस्ट्री है हमारी, बेरहम इंडस्ट्री है कि जब तक आप एक मुकाम पर है, आपकी शक्ल देखी जा रही है, पहचानी जा रही है, जब तक आप हिट फिल्में दे रहे हैं या कामयाब है, तो वो आपके साथ है। थोड़ा सा भी एक कदम पीछे आ गए तो वो आपको जैसे कंप्लीटली भूल जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं। इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में हमारे यहाँ कहते हैं कि हर फ्राइडे को जिस दिन पिक्चर रिलीज होती है कैमरे पैन हो जाते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो नींव है वो आप जैसे लेजेंडरी एक्टर्स, लेजेंडरी डायरेक्टर्स। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लेजेंडरी सबसे बड़े कौन हैं? दादा साहब फाल्के। हाँ जी। उनको भी काम की तलाश थी, वो भी रंजीत स्टूडियो के बाहर खड़े होकर काम मांगते थे। ये इंडस्ट्री इतनी है, ऐसी है। जब दादा साहब फाल्के के साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, राइटर एंड एक्टर मनोज कुमार एंड मधुरिमा निगम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। आम तौर पे होता है कि एक एक्टर के जो बच्चे होते हैं वो जनरली फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। पर आपके दोनों बच्चों ने शुरू में कोशिश की, फिर वो हट गए। थोड़ा सा लेडी लक ने साथ नहीं दिया, फिर उनका दिल खट्टा हो गया। नहीं तो ना से भाई, ज़रूरी थोड़ी है। वो संतुष्ट हैं, संभले हुए बच्चे हैं, ये ईश्वर का बहुत मेहरबानी है। आप जिस तरह से स्क्रीन पे दिखते हैं, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी परफेक्ट, तो क्या आप अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही स्ट्रिक्ट रहे हैं? ना, कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहा। मैंने आज तक उनको गाली नहीं, डांटा नहीं, थप्पड़ नहीं मारा। उनके साथ दोस्ती रही, हमेशा दोस्त हैं, अब भी दोस्त हैं। और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप कैसे वक्त बिताते हैं? ग्रैंड चिल्ड्रन में दादा जो होता है ना, अपने आप को देखता है।
उनकी मुस्कान में अपनी मुस्कान देखता है, उसमें अपना भविष्य देखता है और अंदर ही अंदर खिलखिलाता है कि मेरा लगाया हुआ पौधा बड़ा हो रहा है, ये कल और फल देगा, कुनबा आगे चलेगा। और ये राहत की बात होती है। आपके सामने इस वक्त बैठ के मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि दुनिया में आमतौर लोग दिखावे में और शोशाबाजी में ही बिता देते अपनी जिंदगी। उनकी सोच उनको मुबारक। हम तो जैसे हैं इतने साल कट गए, कुछ साल और कट जाएंगे, हम तो वही हैं, हम तो गंगाराम के गंगाराम ही रहे। सबसे फेवरेट गाना कौन सा आपको इस वक्त जहन में आ रहा है तो कौन सा होगा? वो गाना बन गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत से अनगिनत गीत हैं जिन्होंने हमारे अंदर संगीत भरा है। हम ये सोच लें कि यही बेस्ट गीत है तो हमारी आगे की उड़ान जो है वो रुक जाएगी। अभी हम यही सोच के चलें कि अभी बेस्ट देना है, अरे बेस्ट सुनना है। हमने तो जिंदगी में जाना तो इतना जाना, मेरी जिंदगी गजल है तेरी जिंदगी तराना। 92.7 बिग FM पर मैं आपका सेवक मनोज कुमार बोल रहा हूँ, माधुरिमा के साथ। वैसे तो जिंदगी ग्रंथ के समान है, लेकिन कुछ पन्ने जिंदगी के हैं। नाम इसका बड़ा प्यारा नाम है, कुछ पन्ने जिंदगी के। पिछले साल जब जुलाई अगस्त में मैंने सोचा था कि रेडियो के जरिए मैं आप सब से जुड़ूंगी, तो मेरे जहन में जो मेरे पहले गेस्ट थे वो थे मनोज कुमार। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 1 साल लगेगा और जब वो 76 साल के होंगे तब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं उनके साथ उनका हाथ पकड़ के ये इंटरव्यू करूं। खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि इतने बड़े एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर के साथ बैठ के मैंने आज मेरा वो सपना पूरा किया है। आप सब के तरफ से और पूरे 92.7 बिग FM के ओर से मैं मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनके अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी रविवार शाम 7 बजे ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।